पी क्यू आर एस ट्रेपीजियम दिया है, पी क्यू एस आर के पैरेलल है, पी क्यू एस आर के पैरेलल है, एम एन आर 2 पॉइंट्स ऑन द नॉन पैरेलल साइड पी एस एंड क्यू आर, सच दैट एम एन पैरेलल टू पी क्यू, शो करना है पी एम बाई एम एस क्यू एन बाई एन आर के इक्वल है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही आया हुआ था आपका। तो जब भी एक ट्रैपीजियम में पी एम अपॉन एम एस क्यू एन अपॉन एन आर करना होता है तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखिए सबसे पहले तो पी क्यू आर एस एक ट्रैपीजियम दिया है, ट्रैपीजियम का मतलब पी क्यू एस आर के पैरेलल होगा, ये तो गिवन है कि नहीं। ट्रैपीजियम में तो ये वाला लाइन पैरेलल होता है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, पी एम अपॉन एम एस क्यू एन अपॉन एन आर, ये प्रूफ करना था। तो इसमें कंस्ट्रक्शन की जाती है कि ये वाला जो डायगोनल है पी आर उसको ज्वाइन कर दो, और ये जब ज्वाइन करोगे तो ये एम एन को ओ पे इंटरसेक्ट करता है ना। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा था एम एन जो है पैरेलल है पी क्यू के, ये आपको गिवन था। गिवन क्या है, एक एम एन पी क्यू के पैरेलल है, ये गिवन है आपको। तो पी क्यू एस आर के पैरेलल है और एम एन पी क्यू के पैरेलल है, तो ये एम एन और एस आर भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे ना, ये भी पैरेलल हो जाएंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन ध्यान से करनी थी। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, जिसमें ये पी एम अपॉन एम एस आ सकता है। अगर मैं पीपीटी लगा दूँ तो मुझे पता है ये पूरी लाइन अगर इसके पैरेलल है तो ये छोटी वाली लाइन एम ओ पी एस आर के पैरेलल हो जाएगी, तो एम ओ एस आर के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो एम ओ, अगर ये ओ एम है ना, अगर ये एस आर के पैरेलल है तो बीपीटी लग सकती है, ये अपॉन ये अपॉन ये। तो ये क्या है, पी और ये क्या है ओ, तो यहाँ पे ना ये एम है, ये एस है और ये आर है, पी एम अपॉन एम एस पी ओ अपॉन ओ आर, तो ये लग जाएगा, ये बीपीटी है। ठीक है फर्स्ट। फिर आप ना, अब आपको ये वाला रेशो चाहिए तो आप ये वाला ट्राइंगल ले लो, ये वाला यहाँ देखो ओ एन पी क्यू के भी पैरेलल है, तो यहाँ पे भी बीपीटी लगा दो, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये वाला ट्राइंगल लोगे तो ये अपॉन ये अपॉन ये है ना। तो यहाँ से पी ओ अपॉन ओ आर क्यू एन अपॉन एन आर के बराबर हो जाएगा। ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं कंपेयर करूँ तो फर्स्ट एंड सेकंड से देखो ये दोनों में आ रहा है ना पी ओ अपॉन ओ आर, तो पी ओ अपॉन ओ आर अगर बराबर है तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो ऐसे ये प्रूफ करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 - 3√5 ये रेशनल नंबर है, ये मैंने इतनी बार करा रखा है, इससे पहले वाली वीडियोस में भी करा रखा है, ये आप चेक कर लेना कैसे करा जाता है। ठीक है, इसको a बाई बी मानना चाहिए, फिर √5 आपका सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करा रखा है, आप किसी भी PYQ में देखना ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन 23 देखिए, अ कॉर्ड इज सबटेंडिंग एन एंगल 90 एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। एक कॉर्ड है जो 90 डिग्री बना रही है सेंटर ऑफ द सर्कल पे, फाइंड करना है एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेट 3 स्टैंडर्ड का हो रखा है, चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक करिए, सारा करा रखा है। सेट 3 बेसिक का भी करा रखा है और सेट 3 स्टैंडर्ड का भी करा रखा है, आप चेक कीजिए। सेक्शन BCD आज कल तक हो जाएंगे। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे, क्वेश्चन 23 का आपको पहले एक सर्कल बनाना है। ठीक है, सर्कल पे एक कॉर्ड बनानी है, कॉर्ड सेंटर के साथ 90 डिग्री बना रही है, और आपको बोला है एक सर्कल में ये सेंटर है ओ मान लो, कॉर्ड AB है, AB कॉर्ड क्या कर रही है, AB कॉर्ड जो है सेंटर के साथ एंगल 90 डिग्री बना रही है, ये कॉर्ड जो है सेंटर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये 90 डिग्री आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब ये जो आपको पता है ना, कोई भी कॉर्ड जो होती है वो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये वाला पार्ट माइनर सेगमेंट होता है और जो ऊपर वाला बचा हुआ है वो मेजर सेगमेंट होता है। तो ये वाला पार्ट आपको निकालना है, माइनर वाला, कॉर्ड ने जो माइनर सेगमेंट का पार्ट बनाया ये। तो जब भी माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लगाते हैं तो मैंने आपको बता भी रखा
लिखा था पेपर से, जस्ट एक दिन पहले। सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब पूरे सेक्टर, ये पूरा सेक्टर है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सेक्टर है हमारे पास, तो ये ट्राइंगल को हटा दोगे तो सेगमेंट बच जाती है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, AOB। अब एरिया ऑफ सेक्टर पता है सबको, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ट्राइंगल AOB 90 डिग्री यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री का ट्राइंगल है तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कर देना। अगर मैंने कहा था सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनता है और ये इसके बराबर होती है, तो और कॉर्ड भी अगर इसके बराबर हो जाए तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है। तब फिर फॉर्मूला √3/4r² लगाया करो एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है, अभी फिलहाल हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस और हाइट दोनों ही रेडियस है। देखो बेस भी रेडियस ही है, इस 90 डिग्री पे ये बेस है और ये हाइट है। 90 के अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज होता है ना, ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो ये बेस ये है और ये हाइट ये है, तो ये बेस भी रेडियस है और हाइट भी रेडियस है। तो पाई r² थीटा बाई 360 माइनस हाफ r² हो जाएगा। अब r² दोनों में से आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो। अंदर क्या बचेगा, पाई की वैल्यू रख दो 22/7। थीटा कितना बोला था, 90 डिग्री अपॉन में 360 माइनस हाफ r² तो मैंने कॉमन बाहर ले लिया। r रेडियस इसको 14 दे रखी है क्वेश्चन में। कितनी दे रखी है रेडियस आपको 14 दे रखी है। रेडियस 2 बार है, 14 इंटू 14, 90 से 360 कट जाएगा, 90 बन जाए 94 जाए, 22 से भी कट जाएगा 2 11, तो ये आएगा 11/14 माइनस का हाफ। फ्रैक्शन से एलसीएम लो 14 बन जा तो 11 एज इट इज़, 2 7 जा तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले को। तो फ्रैक्शंस को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं, फिर ये 14 1 जा पे 14 आता है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14 होता है तो 7 से करो ऊपर वाले को, इंटू 14 इंटू 14, एक 14 से ये 14 काट सकते हो, इंटू हो रहा है ऊपर नीचे कट जाएगा। 14 इंटू 11 माइनस 7 4, 14 4 जा कितना होता है 56। तो ये जो माइनस सेगमेंट का एरिया आएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, इतना आ जाएगा आंसर। तो ये आंसर किस किस बच्चे का आया, 23 का आंसर, क्वेश्चन 23 का, जिसमें आपको माइनस सेगमेंट का एरिया निकालना था, वो आएगा आपका 56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें चॉइस वाला क्वेश्चन भी आया था। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया हुआ था। ये शेडेड निकालना है, तो आपको ये पूरे स्क्वायर में से 4 सेक्टर जो बन रहे हैं, ये सेक्टर बन रहे हैं ना, ये छोटे सर्कल के सेक्टर्स बन रहे हैं, तो 4 सेक्टर जो है वो हटाना है, तब आपको शेडेड मिलेगा। तो जो भी एरिया ऑफ शेडेड निकालना था आपको, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्वेश्चन 23 का चॉइस वाला क्वेश्चन है ये। कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस करना है एरिया ऑफ सेक्टर भी बल्कि क्वाड्रेंट ही बना लेना। 90 स्क्वायर है ना ये, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये एक ये स्क्वायर बोला है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे 90 वैसे भी शो हो रहा है, तो स्क्वायर ही है ना, चारों एंगल 90 के। तो रेडियस तो ये 2r हो जाएगा, ऐसे ये भी 2r हो जाएगा, ये भी 2r हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर बन जाएगा ना। नहीं दिया स्क्वायर बट आप समझ जाओ ये r है, ये भी r है, तो ये 2r, टोटल साइड 2r हो जाएगी, इसकी साइड भी 2r हो जाएगी, इसकी साइड भी 2r हो जाएगी, इसकी साइड भी 2r हो जाएगी। तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा जब चारों साइड बराबर हो और 90 डिग्री हो। तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से मेरे को एरिया ऑफ सेक्टर बल्कि 90 डिग्री बनाता है तो उसको क्वाड्रेंट कहते हैं, पता है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, माइनस सेक्टर या क्वाड्रेंट का एरिया होता है। वैसे तो सेक्टर का एरिया πr² थीटा अपॉन 360 होता है, बट क्वाड्रेंट डायरेक्ट 1/4 πr² ले सकते हो। क्यों, क्योंकि जब आप πr² थीटा बाई 360 करोगे तो थीटा तो 90 है ना, अपॉन में 360, तो ये 1/4 πr² बन जाएगा। तो क्वाड्रेंट का तो डायरेक्ट आप याद कर सकते हो, जब भी एंगल आपको दिखे 90 बन रहा है तो सेक्टर नहीं होता, क्वाड्रेंट होता है, तो उसको आप डायरेक्ट फॉर्मूला ले सकते हो 1/4 πr²। और साइड यहाँ पे अभी मैंने बताई, ये साइड देखो किससे बने, एक रेडियस दूसरी रेडियस, तो s जो है वो 2r के बराबर है ना, तो s की जगह आप 2r लिख सकते हो, इंटू 2r माइनस 1/4 πr²। अब रेडियस कितनी दी है इस क्वेश्चन में आपको, रेडियस दी हुई है सर्कल की 7, तो रेडियस अगर 7 है तो 2r क्या हो जाएगा 14, 2 7 जा 14,
1/4 पाई की जगह वैल्यू रख दो 22/7। रेडियस कितनी दी है 7, 7 × 7, ये मल्टीप्लाई हो रहे चारों तो कट जाएंगे ये, ठीक है। अब 14 से मल्टीप्लाई करोगे 196, 2 से इसको काट दो 11, 11 7 77/2। अब इसका 196, इसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 3 6, 2 8 16, 2 8 16। अब माइनस कैसे करोगे इसमें से, इसको 196 में पॉइंट नहीं है, 0 लगा दो। बाकी कैलकुलेशन अपनी देख लेना, कहीं हल्का फुल्का मिस्टेक हो तो कैलकुलेशन चेक कर लेना। मेरे हिसाब से 157.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आना चाहिए। तो ये तो सिंपल सा इक्वेशन दिख भी रहा था मैं, ये स्क्वायर है, स्क्वायर में से देखो ये एक क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट। अच्छा मैंने तो एक ही क्वाड्रेंट लिया ना, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई भी तो करना है। यहाँ पे सही करो, कितने कितने क्वाड्रेंट माइनस करने हैं, 4 क्वाड्रेंट माइनस करने हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये 4 वाला तो हट ही जाएगा ना। एक बार फिर से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 4 करना, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट माइनस करने हैं, तो इसको हम एक बार, इसका तो मेरा 196 आ चुका है ना, माइनस हमें 1/4, अब 1/4 से 4 कट गया ना, जस्ट पाई आर स्क्वायर लेना था, पाई आर स्क्वायर। इसको सही करना, दोबारा से करना पड़ेगा। 196 माइनस 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 7, 2 बार 7 से 1 7 कट जाएगा, ये सिंपल आ जाएगा इसका आंसर। तो 7 2 14, 41 सही कर लेना है इसको। 42 आना चाहिए, ओवरऑल पूरा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 42 सही करना, ये नहीं आएगा आंसर, क्या आएगा 42। यहाँ पे हमने 4 नहीं लिया था ना, कितने क्वाड्रेंट बने हुए थे, ये 4 क्वाड्रेंट बने थे। 4 क्वाड्रेंट का मतलब अगर एक क्वाड्रेंट 1/4 होता है सर्कल का, तो 4 मतलब पूरा सर्कल बन जाएगा ना, तो सर्कल का एरिया माइनस करना ना, ये ठीक है 196। बट इसमें से सर्कल एक, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट एक सर्कल बना देंगे, तो सर्कल का एरिया आपको माइनस करना था। तो यहाँ पे आपका आंसर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इसको करेक्ट कर लेना 42 सेंटीमीटर, तो ये एग्जैक्ट आंसर है। ये 196 है एंड इसे आंसर कर दिया 14 15, इसको माइनस कर लो। 42 आंसर जिनका आया है उनका आंसर ठीक है, 23 का बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा था। साइंस का आपको कल तक मिल जाएगा, केस बेस्ड स्टडी सेक्शन डी और ई में कल तक करा देती हूँ आपको सबको, अगर साइंस का चाहिए तो। एंड मैथ्स का सेक्शन में सेट कौन सा है ये, सेट 1 का करा रही हूँ, 30S1 का। 30S2 30S3 का सेम ही होता है, बस 2-4 क्वेश्चन अलग होंगे, तो आप बाद में कर लेना, इनको देख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। और 24 में आपको देखो, एक तो ये टेंजेंट दी है PQ और PR, PQ और PR टेंजेंट दी है। और टेंजेंट क्या होती है, वैसे तो इक्वल होती है, PQ टेंजेंट PR की इक्वल है, क्योंकि P पॉइंट से बन रही है। अब यहाँ पे तुम चाहो तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन एक और तरीके से हो जाएगा। देखो यहाँ पे तुमको ये सर्कल दिया हुआ है, ये 2 टेंजेंट दी हुई है, और साथ में ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से P पॉइंट को और इस वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से B पॉइंट को मिला दिया इन्होंने। और ये एंगल दे रखा है कितना 45 का, और ये एंगल दे रखा है 65 का इधर वाला, और तुमको ये वाला निकालना है। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन तो है। अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, अगर तुमको ये निकालना है तो तुम अगर ये सेंटर वाला किसी तरीके से निकाल लो,
तो ये सेंटर वाला इसका डबल होता है। ये सर्कल की प्रॉपर्टी पड़ी होगी उन्हें, अगर सेम आर्क पे सेंटर पे एंगल बन रहा हो और सेम आर्क पे सर्कल पे एंगल बन रहा हो, तो ये वाला एंगल डबल है, यानी ये 30 आएगा तो ये 60 आ जाएगा, ठीक है, यानी ये जितना आएगा उसका डबल आएगा ये। तो ऐसी प्रॉपर्टी लगानी थी, तो ये निकालना है मुझको। अब मेरे को पता है ये प्लस ये 180 है, क्योंकि ये आपने सर्कल के टेंजेंट वाले क्वेश्चन में किया होगा कि जब दो टेंजेंट इंक्लाइंड होती है तो ये क्या करती है, ये देखो ये सेंटर पे ये रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 बनाती है, ये भी 90 बनाती है, तो ये वाला और ये वाला 180 बनाता है, इनका टोटल 180 होता है, इन दोनों का टोटल, क्योंकि ये 90 90 तो ये दोनों का टोटल 180। तो मैं कह सकती हूँ ये O है, तो मैं कह सकती हूँ AOB प्लस APB, ये कितना बनाएगा आपका, ये आपका 180 बनाएगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे ये लिख देना, ये 90 है, ये 90 है, तो इनका सम 180 होता है, ठीक है। यानी कि जो सेंटर और टेंजेंट पे जो एंगल का सम बनता है वो 180 होता है। ये एक तरह से थ्योरम भी होती है, ठीक है। अब मेरे को पता है अगर मैं इसका और इसका सम भी निकाल लूँ तो कुछ और भी निकल सकता है। तो इसका और इसका सम निकालने के लिए मेरे को ये वाला क्वाड्रिलेटरल लेना पड़ेगा, ये वाला TABB में देखो T और P का अगर मेरे को सम निकालना है तो ये वाला पूरा एंगल लेना पड़ेगा और ये वाला पूरा एंगल, क्योंकि 4 एंगल है, एक ये और एक ये। तो ये वाला एंगल कैसे बना है, देखो ये 45 है तो ये 135 आएगा सप्लीमेंट्री करके। अगर ये पूरी एक लाइन है, ये 45 बना रहा है तो इधर वाला तो 135 आएगा, तो इसमें 135 लिख सकते हो। सेम ऐसी ये अगर 65, ये इधर 65 बना रहा है तो ये वाला कैसे आएगा, इसको भी 180 में से 65 को माइनस कर दो तो ये आएगा आपका 115 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 360। क्वाड्रिलेटरल है तो TABP क्वाड्रिलेटरल है तो ये आ जाएगा आपका 360। अब यहाँ से T प्लस P आ जाएगा, निकाल लो, 360 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दो, 5 में 10, 4 1 5, 1 1 2, 250 माइनस करूँगी तो आएगा 0 0 110। T प्लस P 110 आ जाएगा और ये आया आपका 180, ठीक है। ये दो इक्वेशंस का आपको यूज़ करना है। अब इससे आप क्या कर सकते हो, AOB APB 180। अब आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया AOB जो है, AOB ये वाला एंगल AOB ये डबल ऑफ ATB होना चाहिए, क्योंकि मेरे को ATB चाहिए ना, तो मेरे को ATB लाना ही पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। तो AOB डबल ऑफ ATB है, और AOB में यहाँ से कैसे निकाल सकती हूँ, 180 माइनस APB, 180 माइनस APB कर सकते हैं यहाँ से ना। AOB की जगह हमने क्या निकाल दिया, 180 माइनस APB इक्वल टू 280B। अब 180 माइनस APB का मतलब P से है ना, P से P यहाँ से निकाल लो, P आएगा 110 माइनस T, 110 माइनस एंगल T इक्वल्स टू 280B। अभी क्वेश्चन सिर्फ TT में आ गया, ATB का मतलब T ही है ना। 180 माइनस 110 70 माइनस माइनस प्लस एंगल T को ATB बोल दो, इक्वल टू 280B। और 280B यहाँ माइनस होगा तो 180B बचेगा ना, 2 में से ये 1 माइनस होगा तो 180B, 70 आएगा इसका आंसर, 70 आंसर है। ATB निकालना था, 70 आएगा इसका, ठीक है। तो पहला तो हमें ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है एक, ये इसमें ये प्लस ये कितना आएगा, ये हम क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगा के कर सकते हैं। ये और ये निकालना है तो ये पूरा लेना पड़ेगा क्वाड्रिलेटरल का। ये कैसे, ये 45 से 135 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 115 इक्वल टू 360।
अब ये टी प्लस बी आ जाएगा तुम्हारा 110। फिर ऐसे तुम ये वाला जो अभी मैंने ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी, ये प्लस ये 180 होता है। अब मेरे को क्वेश्चन में ए पी बी मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ ना, मेरे को ए ओ बी नहीं चाहिए, तो मेरे को ए ओ बी को पहले मुझे ए ओ बी पता है ए टी बी के साथ क्या है, डबल है। उसके बाद मैंने ए ओ बी को क्या किस में रिप्लेस कर दिया, ए पी बी में 180, इसे यहाँ से ए ओ बी 180 माइनस ए पी बी, और फिर ये ऐसे रहने दिया क्योंकि ये तो निकालना है। फिर ए पी बी को भी यहाँ से टी में रिप्लेस कर दिया। ए पी बी क्या है, 1 माइनस 10 टी, और फिर ये टी में ही इक्वेशन बन गई, तो ए टी बी आपका 70 आ जाएगा। 70 आंसर आना चाहिए इसका, क्योंकि इस बच्चे का आंसर 70 आया उनका, ठीक है। ए टी बी निकालना था, 70 आएगा। 25 क्वेश्चन तो सिंपल सा एनसीईआरटी का है। आंसर बताना कमेंट करके क्या लिख के लाए हो 25 में। क्वेश्चन 25, cos a plus b equals to हाफ एंड 10a माइनस b आपको दिया हुआ था 1/√3। तो यहाँ से पहले देखो, जब भी ऐसा हो कॉस, ये इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो, कॉस थीटा हाफ है, तो आप कैसे थीटा निकालते हो, इस थीटा को तो एज इट इज रहने दो। यहाँ कॉस है ना, तो इसको भी कॉस में बदलो। कॉस कब हाफ होता है, कॉस कितने पे हाफ होता है, यहाँ कॉस है तो इसे इस नंबर को भी कॉस में बदलो। कॉस का टेबल याद करो, कॉस 60 पे हाफ होता है ना। तो यहाँ से क्या होगा, कॉस से हट जाएगा, यानी ए प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा, 60 के। ए प्लस बी हाफ नहीं है, ए प्लस बी देखो कॉस के साथ था, तो यहाँ भी कॉस लाने के लिए cos 60 लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉस है तो यहाँ भी कॉस बनाओ। कॉस कब होता है, हाफ, जब cos 60 होता है। अब a प्लस बी 60 आ जाएगा। सेम ऐसे यहाँ करो, यहाँ 10 है, इसको भी 10 में बदलो, तो 10a माइनस बी, ये 10 कब होता है, जब 10 30 होता है, तो a माइनस बी 30 आ जाएगा, a माइनस बी 30 आ जाएगा। अब ये दो इक्वेशन है, दोनों को एक साथ ले लो, a माइनस बी इक्वल टू 30। एलिमिनेशन से b से b प्लस माइनस से कट सकता है, काट दो। अब a प्लस होके 2a हो जाएगा, 60 और 30 90 हो जाएगा। a निकालने के लिए 2 से डिवाइड करना था, 45 आ जाएगा। और फिर इसमें या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो a की वैल्यू, a प्लस बी इक्वल टू 60 वाले में रख देती हूँ। a की जगह 45, b निकालना है, तो b आ जाएगा 60 में से 45 को माइनस करके 15, तो b 15 और a 45 आ जाएगा। a 45 आना था आंसर में और b 15 आना था। किस किस बच्चे का ये आंसर आया उनका, ठीक है। देखो 45 माइनस 15 करूँगी तो 30 भी आएगा ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें क्वेश्चन में कुछ और निकालना कुछ और है, लेकिन फाइंड द सेक 2a माइनस 3b। तो मेरा a और b आ गया, मेरे को सेक 2a माइनस 3b निकालना है। आंसर अभी ये नहीं आया, सेक 2a माइनस 3b निकालना था आपको। तो सेक 2a, a की जगह 45 माइनस 3, b की जगह मल्टीप्लाई में 15, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले मल्टीप्लाई करो फिर माइनस करना, और फिर सेक का थीटा खोलना। 45 टू जा 90, 15 थी जा 45, 90 माइनस 45 सेक 45, सेक 45, टेबल में सेक 45 आपको आना चाहिए। सेक 45 अगर ना भी आता तो कॉस 45 याद रखा करो। कॉस 45 होता है 1/√2, तो अगर कॉस 1/√2 है 45 पे, तो सेक को उल्टा करना, √2/1 हो जाएगा ना, यानी √2 आंसर आ जाएगा इसका। आंसर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, एनसीईआरटी में तो यहीं पे खत्म हो जाता था, बट यहाँ पे आपको निकालना ये था। स्टैंडर्ड है तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी देंगे ना स्टैंडर्ड मैथ में, तो ये आपको ए और बी निकाल के काम नहीं चलेगा, आपको ये निकालना था। तो ए की बी की वैल्यू यहाँ रखनी थी, सेक 45 आएगा, और फिर सेक 45 आपको पता होना चाहिए √2 होता है, आंसर √2 है। √2 किस किस बच्चे का आया कमेंट करके बताइएगा। अब इसका चॉइस वाला क्वेश्चन ज़्यादा आसान था, वैसे तो ये भी सिंपल था, एनसीईआरटी का ही था। एक्स कमेंट करके बताओ कितना लिख के लाए हो। 3 10 स्क्वायर 60 माइनस एक्स साइन स्क्वायर 45, बेसिक सेट 1 सेट 3, बेसिक के सेट 1 सेट 3 सब हो रखा है। आप लिंक आप प्लेलिस्ट के अंदर देखो, सारे क्वेश्चन पेपर हो रखे हैं। बेसिक के सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेक्शन ए सबका हो रखा है, बल्कि सेट 2 का तो सेक्शन बी भी हो रखा है। आप चेक कीजिए प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर,
लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डला हुआ है। cosec स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसे देखो क्वेश्चन नंबर 25 का बी, क्वेश्चन 25 का बी। सेट 3 बेसिक का भी थोड़ी देर में सेक्शन ए बी सी तक हो जाएगा, थोड़ी देर में। तो आप सेक्शन बेसिक का सेट 3 का, वैसे तो सेक्शन ए डला हुआ है, आप देख लो, चेक करो। अभी ए बी सी सेक्शन दोबारा डल जाएगा, सेक्शन बी सी नहीं डला हुआ। 3 10 60, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? 10 60 की वैल्यू पुट करनी थी क्वेश्चन 25 में। इसका 25 का ए पार्ट मैंने करा दिया, बी देखो। तो 10 60 की वैल्यू कितनी है? 10 60 की वैल्यू होती है √3, ये याद रखा करो। और स्क्वायर भी लगा है इसमें, तो यहाँ स्क्वायर लगाना है। एक्स नहीं पता, साइन 45 की वैल्यू रखो, कितनी होती है? 1/√2, 1/√2, और उस पर भी स्क्वायर है। प्लस 3/4 सेक 30, सेक 30 नहीं आता तो cos 30 को याद रखो। cos 30 आपका होता है √3/2, तो उसको उल्टा कर देना। cos 30 अगर √3/2 है तो सेक 30 उल्टा करके 2/√3 हो जाएगा, है ना। cos 30 हाँ √3/2, तो ये 2/√3 और स्क्वायर लग जाएगा। इक्वल में क्या है? 2 cosec 30। अब cosec 30 नहीं पता तो sin 30 याद रखा करो। sin 30 होता है हाफ, तो उसका उल्टा करो, हाफ का उल्टा 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर लगा ना। तो अब यहाँ पे आपको √3 का स्क्वायर यानी 3 होगा। पहले स्क्वायर खोल लो। √3 का स्क्वायर, जब भी सेम नंबर स्क्वायर में होता है, रूट में 2 बार होता है तो रूट हट जाता है, और ये 3 बाहर है। एक्स एज इट इज़, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अभी बताया ना, सेम रूट अगर 2 बार है तो रूट हट जाएगा। प्लस 3/4, 2 का स्क्वायर करो 4 होगा, मल्टीप्लाई में इसके साथ, एंड √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, x/2, x बन जाए x/2, 2x मत लिख देना, गलत हो जाएगा। ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा, नीचे एज इट इज़। 4 से 4 कट गया, 3 से 3, अब नहीं कट गया तो कुछ बचा, मतलब कितना बचा? 1, 0 मत लिखना इसको, ये ऐसे 3 1 जा पे घटा, 4 1 जा 1 है ये, इक्वल टू 8। अब ये x निकालना है तो x के लिए सॉल्व करो, नंबर से सॉल्व कर दो। ये 9 और 1 प्लस 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 10, 10 यहाँ के प्लस हो, यहाँ प्लस था ना तो यहाँ माइनस हो जाएगा, x/2 यहीं रहेगा। 8 - 10 प्लस माइनस माइनस, साइन बढ़ेगा, बड़ा कितना है? ग्रेटर नंबर माइनस, हमेशा प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर का लगाना चाहिए। अब देखो माइनस दोनों साइड तो कट गया, x निकालना है तो 2 डिवाइड में, वहाँ जाके ये 2 डिवाइड में ना, ये 2 तो अपनी जगह है, ये 2 डिवाइड में, ये यहाँ के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x की वैल्यू 4 आनी थी। 4 आंसर है इसका, 25 का बी का आंसर 4 आएगा। इसका सेक्शन सी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। सेक्शन सी में मीन निकालना है, इसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है, ये हेक्सागोन के लिए सॉल्व करना था। ये सारे सेक्शन सी और डी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसका सेक्शन सी डी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ई सेक्शन को भी उसके नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। तो ये सब क्वेश्चंस को आपको, जो नेक्स्ट ईयर अगर कोई बच्चे सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए, और बच्चे भी नेक्स्ट ईयर वाले। तो इसका सेक्शन सी डी ई हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।